हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। आप सबका स्वागत है नालंदा ईएस एकेडमी की एप्लीकेशन पर और यूट्यूब चैनल पर। बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि ये उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और हम पढ़ रहे थे परमार वंश, चंद वंश हम पढ़ चुके थे। तो ये परमार वंश के हम जितने शासक थे हमने उस पर चर्चा कर ली थी और लास्ट में हमने बात करी थी 1804 में किस प्रकार से प्रद्युमन शाह से सत्ता छिन जाती है और गोरखाओं के पास चली जाती है। तो फिर सत्ता चली गई गोरखाओं के पास, गोरखाओं ने राज किया। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे गोरखा शासन, लेकिन उससे पहले मुझे परमार वंश के क्वेश्चंस आपको कराने हैं। एक पूरी क्लास में परमार वंश के क्वेश्चंस की लेकर के आऊंगा, वहां पर आपके डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और मुझे उम्मीद रहेगी कि वो क्वेश्चन अगर आपने सब कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपका परमार वंश से बाहर नहीं जाएगा। खैर, बात करते हैं परमार वंश की व्यवस्था के बारे में। और देखिएगा, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने साथ में ऐड कर दी है। यहां तक जो है वो आपका लास्ट हमने कर दिया था शासकों के बारे में, और गोरखा आक्रमण से हमने परमार वंश की सत्ता को स्थापित कर दिया था, प्रतिस्थापित कर दिया था। अब हम बात करते हैं आपका पवार वंश की या परमार वंश की प्रशासन के बारे में कि यहाँ का प्रशासन कैसा था, कैसा ढांचा था। जैसे हमने चंद वंश के बारे में बात करी थी, वैसे ही हमें बात करनी है पवार वंश के बारे में। तो देखिएगा, अगर पवार वंश की बात करें तो आप ये तो जानते ही होंगे कि जो पवार वंश या परमार वंश, बात एक ही है। जो परमार वंश था गढ़वाल के जिस क्षेत्र में, ये चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। अगर आप उत्तर की बात करें तो उत्तर में जो है वो तिब्बत, अगर आप पूरब की बात करें, ईस्ट की बात करें तो वहां गोरखा, अगर आप दक्षिण की बात करें तो वहां रोहिला और मुगल, और अगर आप पश्चिम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर राज्य। यानी चारों साइडों से ये घिरे हुए थे। और देखिएगा, जब ऐसी स्थिति होती है कि आपके चारों ओर जो है वो शत्रु हो, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने यहाँ की सैन्य व्यवस्था बेहतर रखनी पड़ती है, अपने यहाँ का प्रशासन बेहतर रखना पड़ता है। ठीक है, प्रशासन में गुणवत्ता पूर्वक नियुक्तियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको गुणवत्ता वाली नियुक्तियां करनी पड़ती हैं, प्रशासनिक पदों पर ऐसे लोगों को नियुक्त करना पड़ता है, और खास करके परमार वंश में ऐसा देखा भी गया। लास्ट में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पतन हुआ। खैर, अब एक एक करके बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो देखिएगा, आपने ये बात तो सुनी ही होगी, गढ़वाल में 52 गढ़ थे और इन 52 गढ़ों को जोड़ करके, यानी 52 गढ़ों का एकीकरण करके एक राज्य बना था जिसका नाम था परमार राज्य। ठीक है, इन 52 गढ़ों को एकजुट करने का श्रेय दिया जाता है अजयपाल को, इसलिए परमार वंश का वास्तविक संस्थापक भी अजयपाल को माना जाता है। हालांकि परमार वंश का जो संस्थापक था, पहला शासक था, वो था कनकपाल। तो कुल मिलाकर के गढ़वाल में 52 गढ़ हुआ करते थे और इनको एकत्रित करके पवार राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण पावर थी इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि बहुत उन्नत थी। इनकी सैन्य व्यवस्था वो भी काफी उन्नत थी। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि लगभग 1.25 लाख की सेना थी इनके पास, और उसी से इन्होंने आसपास के गढ़ों को रौंद डाला था। बात करते हैं कि ये पवार राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। तो चारों ओर कौन कौन थे? तो देखिए, पवार राज्य के पूरब में चंद थे, यानी जैसे ये पवार राज्य है तो यहां इनके पूर्व में चंद थे और चंद के पूर्व में गोरखा थे, यानी चंद हो गए और उधर गोरखा हो गए। उत्तर में हम बात करें तो तिब्बत हो गया, पश्चिम में हम बात करें सिरमौर राज्य हो गया, और अगर दक्षिण में बात करें तो रोहिला और मुगल हो गए। तो इस प्रकार से चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए थे। ठीक है, और ये इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब आगे बात करते हैं प्रशासन के बारे में, क्या व्यवस्था थी। तो देखिए, शासन का जो मेन प्रमुख होता था वो राजा होता था, यानी राजा ही मेन प्रमुख था। एक मिनट, हाँ, शासन का जो मेन प्रमुख होता था वो राजा होता था, और राजा ऐसा नहीं था कि निरंकुश था। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक थी और साथ ही साथ वंशानुगत व्यवस्था थी, यानी राजा का बड़ा पुत्र ही जो है वो ज्यादातर गद्दी को संभालता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि निरंकुश था। जो फैसले होते थे वो जन कल्याण से लिए जाते थे, और जो राजा होता था वो समस्त भूमि का स्वामी होता था, यानी राज्य की जो भी भूमि होती थी उसका स्वामी राजा होता था। और राजा कई बार भूमि के किसी भाग को दान भी देता था, जागीर के रूप में, रोत के रूप में, संकल्प के रूप में उसको दान भी करता था। जो लोग बहादुर होते थे, वीरता दिखाते थे, या जो विद्वान होते थे, उनको दान में भी दी जाती थी जो भूमि होती थी।
तो भूमि का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो राजा होता था। और परमार वंश में एक विशेष बात यह है कि जो राजा थे वो धार्मिक क्रियाकलापों में भी जो है वो अपना योगदान देते थे, यानी उनमें इनकी विशेष रुचि होती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी मंदिर को दान दे दिया, कोई मंदिर का निर्माण करा दिया या कोई अनुष्ठान करा लिया, ये सब काम भी जो है वो किया करते थे। लेकिन सर्वोच्च पावर जो थी वो किसके पास होती थी? राजा के पास होती थी। अब जो राजा होता था उसकी सहायता के लिए बहुत सारे पद होते थे। ये तो आपने देखा ही होगा कि अकेला राजा क्या करेगा भाई। तो राजा के पास एक अमात्य मंडल होता था, यानी एक मंत्रियों का मंडल होता था, उसमें अनेक लोग होते थे। जैसे कि आपने सुना होगा कि राजा के लिए सबसे प्रमुख पद होता है वजीर, जो राजा के बाद दूसरे नंबर पर आता है सर्वोच्च अधिकारी की श्रेणी में। तो वैसे ही एक पद होता था वजीर का, और सामान्य तौर पर परमार वंश में वजीर को कहा जाता था मुख्तार। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। मुख्तार, ये मुख्तार कौन होता था? तो ये वजीर के ओहदे का पद होता था, जिसे परमार वंश में बेसिकली हम क्या कहते थे? मुख्तार कहते थे। इंपोर्टेंट है, इस पे आप 3 स्टार लगा लीजिएगा। इसके अलावा एक पोस्ट होती थी आपकी दफ्तरी की, नाम से ही पता चल रहा होगा, दफ्तरी, यानी इनका कार्य बेसिकली जो था वो सचिवालय की तरह होता था। यानी जो भी दस्तावेजी काम होने हैं वो सब, कोई जमीन का स्थानांतरण होना है, किसी को कोई पुरस्कार दिया जाना है, कुछ भी कार्य होना है, तो उसका पूरा डाटा जो होता था वो किसमें होता था आपका? वो किसके अधीन आता था? दफ्तरी के अधीन आता था। तो दफ्तरी जो था वो सचिवालय का प्रमुख था। ठीक है, इसके अधीन क्या क्या हो गया आपका? दफ्तरी का कार्यालय सचिवालय की भांति था, यानी आप सचिवालय का प्रमुख मान लीजिए, इसे आप जो है वो मुख्य सचिव मान लीजिए। ठीक है, वह राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, वेतन, पुरस्कार, दंड, जागीर आदि से संबंधित होता था। वह राजा के आदेशों पर भी प्रचार, जो राजा के आदेश होते थे तो उनका जो भी आदेश वगैरह होता था उनको लोगों के सामने उनकी नोटिफिकेशन देने का काम, यानी उनका प्रचार करने का काम भी जो है वो ये अधिकारी करता था, जिसका नाम था दफ्तरी। तो यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि परमार वंश में वो कौन सा पद था जिसके अधीन ये सब कार्य आते थे, यानी स्थानांतरण, वेतन, पुरस्कार, दंड, ये सब चीजें आती थी। किसके अधीन आती? दफ्तरी के अधीन आती थी। तो यानी आप इसे मान सकते हैं कि सचिवालय का प्रमुख होता था। इसके अलावा जो अगला एक पद होता था ये होता था फौजदार का पद। फौजदार ये बेसिकली सैन्य अधिकारी होता था, फौजदार, और इसकी जो नियुक्ति हुआ करती थी फौजदार की, वो परगने के स्तर पे हुआ करती थी। जब मैंने आपको चंद्र प्रशासन पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां बताया था कि होता क्या था, साम्राज्य छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ होता था। जैसे बड़ा साम्राज्य है तो वो आपका नीचे बटा हुआ है, मंडल में बटा हुआ है, फिर नीचे आपका परगनों में बटा हुआ है, उसके बाद में फिर और नीचे आपका गांव में बटा हुआ है। तो इस प्रकार से बटा हुआ होता था। तो परमार वंश में भी जो परगने का स्तर होता था, परगने के स्तर पर प्रमुख सैन्य अधिकारी जो होता था वो होता था फौजदार। देखो नाम से समझ में आ रहा है, तो ये प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था जो परगने के स्तर पर होता था, उसे कहते थे फौजदार। ठीक है, इसके अलावा पवार राज्य में नेगी भी एक प्रमुख अधिकारी होते थे। आपने चंद्रवंश में पढ़े थे कि जो एक राजनीतिक इकाई होती थी गरखे, उसका प्रमुख होता था नेगी। तो बेसिकली नेगी लोग जो है वो परमार साम्राज्य में भी, आपको परमार सत्ता में भी देखने के लिए मिलते हैं। और ये अधिकारी जो थे वो कुलीन परिवार के हुआ करते थे। ठीक है, ये कुलीन परिवार से संबंधित हुआ करते थे, और साथ ही साथ राजा उनसे महत्वपूर्ण मामलों पर परामर्श भी लेता था। और कई बार तो हमने देखा कि नेगियों का पद भी जो है वो आपका वंशानुगत दिखाई देता है हमें परमार साम्राज्य में। ठीक है, तो कौन कौन से पद आपने देखे? एक तो मुख्तार का पद, बहुत बड़ा पद था, वजीर के ओहदे का पद था ये। इसके अलावा एक दफ्तरी का पद, ये सचिवालय का प्रमुख होता था। उसके अलावा एक पद हमने अभी देखा फौजदार का, जो परगने में सैन्य प्रमुख होता था, सैन्य अधिकारी होता था। इसके अलावा एक नेगियों का भी विशेष पद होता था। इसके अलावा अगला एक होता था धर्माधिकारी। मैंने आपसे बताया कि परमार वंश के शासक विशेष तौर पे धार्मिक रुचि भी रखते थे अपने, और अलग से धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक कृत्यों का संचालन करने के लिए एक अधिकारी होता था जिसका नाम होता था धर्माधिकारी। यानी एक अलग से डिपार्टमेंट था जिसे धर्म विभाग कहते थे, और धर्म विभाग का प्रमुख जो होता था वो धर्माधिकारी होता था। भाई ये बात ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे कि ज्यादातर पद जो थे वो वंशानुगत थे, यानी धर्माधिकारी के पद पर जो व्यक्ति है तो खास करके देखा जाएगा कि उसका बेटा ही जो है वो उस पद पर आएगा। तो ये पद भी आपका वंशानुगत होता था, धर्माधिकारी का पद। एक पद होता था गोलदार का पद। गोलदार का पद जो होता था वो बेसिकली सुरक्षा से ही संबंधित था। जो राजभवन, राजमहल, किले, दुर्ग होते थे उनकी सुरक्षा संबंधी
जो भी दायित्व होते थे वो किसके पास होते थे? गोलदार के पास होते थे। यानी इसका प्रमुख कार्य राज्य के प्रमुख स्थलों जैसे राजभवन हो गया, जहां पर उनका राजकोष होता था, आदि की सुरक्षा करना होता था। और इस संदर्भ में इस गोलदार को सैन्य नियुक्ति करने का भी अधिकार था कि कौन सी सैन्य नियुक्ति करके किन लोगों को हमें इस भवन पे लगाना है, किसको राजकोष वाले भवन पे लगाना है। तो ये इस संबंध में नियुक्तियां भी यही करता था। तो महत्वपूर्ण पद था गोलदार का, जो मेन स्थलों पर सुरक्षा की व्यवस्था करता था। इसके अलावा एक वकील होता था। वकील का कार्य होता था दूत का कार्य करना, बेसिकली मैसेंजर का कार्य करना जो था वो वकील का काम था। ठीक है, आज वकील का काम वकालत से संबंधित है, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, कानून की पैरवी जो है वो अदालत में करने का कार्य जो है वकील का है, लेकिन उस समय पर जो होता था वो मैसेंजर का कार्य होता था। इन अधिकारियों के अलावा भी कुछ अन्य अधिकारी होते थे जो अलग अलग काम करते थे। जैसे एक होता था खवास खवासिन। तो खवास खवासिन क्या होता था? ये जो सेवक सेविकाएं होती थी, बेसिकली उनका प्रमुख होता था खवास खवासिन। यानी जितने भी सेवक होते थे और सेविकाएं होती थी, जो भी सेवा दास वगैरह का काम करती थी, उनका जो हेड होता था वो होता था खवास खवासिन। एक होता था चौपदार। चौपदार हमेशा राजा के साथ होता था। राजा के पास एक चांदी का जो है वो कहना चाहिए दंड होता था, चांदी का दंड, यानी एक डंडे ऐसी संरचना जो कि प्रतीक होती थी। क्योंकि बेसिकली कहा यह जाता था परमार वंश में कि एक प्रचलन था दंड को लेकर के चलने का। यानी होता क्या था कि जिसके पास वो दंड होता था वो राजा होता था, और वही राजा अपने पुत्र को वो दे देता था। ऐसे में उत्तराधिकार का जो पद था वो हस्तांतरित हो जाता था अपने पुत्र के पास। तो जिसके पास वो दंड होता था वही राजा होता था। तो अब राजा तो उसे लेके घूमेगा नहीं, तो प्रतीक के रूप में उसे लेकर के घूमने का कार्य जो करता था वो व्यक्ति करता था चौपदार। यानी चौपदार जो है वो उस चीज को लेकर के चलता था, जो चांदी का दंड होता था वो राजा के साथ लेकर के हमेशा चलता था। एक होता था सोदी। सोदी सोदी भी एक महत्वपूर्ण पद था, और ये बेसिकली पद था भोजन की व्यवस्था करने वाला। यानी आज राजा के परिवार के लोग क्या खाएंगे, क्या चीजें होनी है, तो उसके पूरे भोजन की व्यवस्था जो करता था वो ये करता था आपका सोदी। इसके अलावा एक होता था आपका चंड। चंड भी एक प्रमुख पद दिखाई देता है। बेसिकली इसका जो काम होता था वो किसी दूसरे राज्य में कोई संदेश भिजवाना है या कोई भी काम संदेश वाहक का काम करना है, तो वो जो करता था वो कौन करता था? आपका चंड करता था। ठीक है, जो दूत का कार्य किया करते थे वो वकील किया करते थे, लेकिन संदेश वाहक का काम जो किया करते थे वो आपका चंड किया करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ प्रमुख पद थे, आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मुख्तार हो गया, जैसे दफ्तरी हो गया, जैसे फौजदार हो गया, जैसे नेगी हो गया, जैसे गोलदार हो गया, जैसे चौपदार हो गया, जैसे चंड हो गया, जैसे सोदी हो गया, जैसे वकील हो गया। ऐसे कई सारे पद जो है वो आपके पवार वंश में हुआ करते थे। आप इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अगला है सेना का गठन। देखिए यार, इनका जो राज्य था वो चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है, चारों ओर से शत्रुओं से। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो जो है वो सैन्य व्यवस्था ही है। इनकी सैन्य व्यवस्था बेहतर नहीं होती तो ये इतने समय तक टिक ही नहीं पाते जितने समय तक ये टिके। और मुझे लगता है ये गोरखाओं से भी नहीं पराजित होते अगर इनके अंदर आंतरिक कलह की स्थिति ना पैदा होती, गृह युद्ध ना छिड़ा होता। तो सैन्य व्यवस्था नो डाउट बहुत अच्छी थी। जो सैन्य व्यवस्था थी, जो सेना होती थी, सेना मुख्यतः दो प्रकार की थी, जिसमें आपके पैदल सैनिक हुआ करते थे और घुड़ सैनिक हुआ करते थे। ज्यादातर सेना में जो हुआ करते थे वो यही हुआ करते थे आपके, यानी जो घुड़ सैनिक थे और पैदल सैनिक थे, यानी घुड़सवार हुआ करते थे और पैदल सैनिक हुआ करते थे। पवार राजाओं के पास विशाल सेना हुआ करती थी, एक विशाल सेना होती थी। और हमें एक जानकारी मिलती है मोलाराम के द्वारा। मोलाराम कहते हैं कि महीपति शाह और प्रदीप शाह के पास लगभग 1.25 लाख सैनिकों की सेना थी। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये वर्णन मिलता है कि लगभग 1.25 लाख की सेना रही होगी। लेकिन एक और स्रोत जो है शिव प्रसाद डबराल जी, उनसे हमें पता चलता है, वो वर्णन करते हैं कि लगभग औसतन इनकी सेना का आकार, स्थायी सेना जो थी वो 20,000 थी। तो अब ये जो अंतर दिखाई देता है, तो इससे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उनके पास स्थायी सेना 20,000 की रहती होगी,
लेकिन जब कभी लड़ाई होती होगी, युद्ध होता होगा, तो कुछ अस्थायी सैनिकों की नियुक्ति हो जाती होगी और उस समय पर सैन्य संरचना बढ़कर के शायद 1.25 लाख तक पहुंच जाती होगी, लेकिन स्थायी सैनिक उनके पास कम ही रहते होंगे। पवार सेना में सैनिकों की नियुक्ति फौजदार करते थे। फौजदार जो परगने के स्तर का प्रमुख अधिकारी होता था, यह सैन्य अधिकारी था, सीधी सी बात है फौजदार करेगा। जो लड़ाई के लिए सेना लेके जाएगा वो फौजदार होगा। अलग अलग परगनों से फौजदार आएंगे और उसके बाद में युद्ध होगा। और एक आपको मैंने और बताया था पद, गोलदार, जो कि विभिन्न स्थान जो होते थे, जैसे राजभवन वहां की सुरक्षा करता था, तो वहां पर भी सैनिकों की जरूरत होती थी, तो उनकी नियुक्ति का कार्य जो होता था वो होता था गोलदार के द्वारा। यानी ऐसे मान लीजिए ये गोलदार नियुक्ति करता था, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे जो सैनिक, तो सिक्योरिटी गार्ड वाले सैनिकों की नियुक्ति गोलदार द्वारा की जाती थी। और जो फौजदार करता था वो होते थे जो युद्धक सैनिक होते थे, जो लड़ाई लड़ते थे। तो इस प्रकार से नियुक्ति फौजदार और गोलदारों के द्वारा की जाती थी। ध्यान रखिएगा, भाड़े के सैनिक भी युद्ध में नियुक्त किए जाते थे। मैंने आपको बताया अस्थायी रूप से भी नियुक्त किए जाते थे। सैनिकों को नियमित वेतन नहीं मिलता था भाई, ठीक है। वीर सैनिकों को भूमि पुरस्कार में भी दी जाती थी, जिसे रोत कहा जाता था। यह बात मैंने आपसे बात करी थी कि ऐसे जो वीर बहादुर होते थे उनको भूमि दान में दे दी जाती थी कि भैया ये भूमि दान में लो, यहां उगाओ खाओ, इसके इनकम को आप आराम से ही प्रयोग में लेकर के आओ। ऐसी भूमि को हम क्या कहते थे? रोत भूमि कहते थे। युद्ध में तोप एवं बंदूक का भी प्रयोग किया जाता था। तो सैन्य व्यवस्था के बारे में एक मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसी परमार वंश की जो थी वो सैन्य व्यवस्था थी। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, अगली व्यवस्था थी आपकी न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था देखिएगा, अगर सामान्यतः आप समझें तो जो न्याय व्यवस्था थी पवार वंश की, उसमें न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी था, वो तो आप कहीं भी देखेंगे जहां वंशानुगत पद होगा तो वहां न्याय की जो सर्वोच्च व्यवस्था होगी वो राजा के हाथ में होगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो अधिकार दिए हुए होते थे वो पंचायत की तरह होते थे। यानी जैसे गांव के स्तर पर प्रधान है, ठीक है, परगने के स्तर पर कोई व्यक्ति है, तो उनको वो अधिकार दे दिए जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते थे जिनकी सुनवाई कौन करता था? आपका राजा ही करता था। तो न्याय व्यवस्था बड़ी उन्नत प्रकृति की थी इनकी। पवार राज्य की न्याय व्यवस्था पंचायतों पर आधारित थी। सामान्य मामले पंचायत सदस्यों के द्वारा निपटाए जाते थे। यानी गांव के स्तर पर जो पंचायत होती थी वो बनती थी और वो निपटाती थी। पंचायत के निर्णय प्रत्येक पक्ष को मान्य होते थे। गंभीर मामले फौजदार व गोलदार के द्वारा सुने जाते थे। तो मैंने अभी 2 पद बताए थे, फौजदार और गोलदार। अगर कोई ज्यादा ही गंभीर मामला है तब उसे फौजदार और गोलदार के द्वारा जो है वो आपका सुनाया जाता था। नहीं तो गांव के स्तर पर पंचायत के द्वारा न्याय को जो है वो दिया जाता था। यानी कोई भी विवाद होता था उसे सुलझाया जाता था। लेकिन मान लीजिए मामला हत्या का है, मान लीजिए मामला डकैती का है, मान लीजिए मामला राजद्रोह का है। अगर ऐसे बड़े मामले हैं, किसी की हत्या कर दी, डकैती पड़ गई कहीं पर, या राजद्रोह का मामला है, तब इनकी सुनवाई जो है वो सीधा राजा ही करता था, फिर उसका फैसला राजा ही लेता था। सामान्यतः अपराधों के लिए जो है, कोई अगर सामान्य अपराध जो होते थे उनके लिए आर्थिक दंड दिया जाता था। दैहिक या शारीरिक दंड नहीं देते थे भाई, सजा डाल दिया या कारागार में डाल दिया, ऐसे नहीं। आर्थिक दंड, आर्थिक जुर्माना लगा दिया भाई, इतना है, ये है, ऐसे करके लगा दिया। तो आर्थिक दंड दिया जाता था। और बेसिकली ये जो दंड दिया जाता था, इसमें दंड देते हुए जाति का विशेष ध्यान रखा जाता था। यानी इनकी जो न्याय व्यवस्था थी वो थोड़ी जाति आधारित थी। अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी जाति का है, मान लीजिए राजपूत है, तो राजपूतों को हत्या के लिए भारी अर्थदंड देना पड़ता था। मतलब राजपूत ने कोई अगर हत्या करी है तो उसे भारी अर्थदंड देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए ब्राह्मण है और उसने हत्या करी है तो उसे देश निकाला कर देते थे कि भाई देश से बाहर जाओ। तो ये जाति आधारित न्याय व्यवस्था थी कि अगर किसी राजपूत ने हत्या करी तो उससे भारी अर्थदंड, और अगर ब्राह्मण ने करी तो उसे देश निकाला कर देते थे। इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलती है। मृत्युदंड आपको सामान्यतः नहीं मिलता कि किसी को जो है वो मृत्युदंड दे दिया या फांसी दे दी, ऐसा सामान्यतः नहीं मिलता। लेकिन कुछ मामलों में मृत्युदंड का भी प्रावधान था। जैसे मान लीजिए किसी ने राजद्रोह कर दिया भाई, किसी ने युद्ध के समय धोखा दे दिया, दूसरे सेना के लिए काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, वो जासूस बन गया, कुछ ऐसा उसने राजद्रोह कर दिया, तब ऐसे मामले में एक गो हत्या,
गोहत्या का बहुत बड़ा मामला था, अगर गोहत्या कोई करता था तब ऐसे में भी मृत्युदंड दिया जा सकता था। ठीक है, तो राजद्रोह और गोहत्या के लिए कई बार जो है वो मृत्युदंड दिया जा सकता था। चोरी करने पर चोर के हाथ या नाक काट दिए जाते थे, चोरी किसी ने करी उसके हाथ वाथ काट दिए, इस प्रकार का था। और मेन एंड जो माना गया था वो था व्यभिचार। व्यभिचार एक निंदनीय अपराध था। व्यभिचार का मतलब होता है किसी के बारे में गलत सोचना, यानी महिलाओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में गलत सोच रखना, उनके साथ दुराचार करना, कुकर्म करना, ये सब ऐसे विचार रखना, ऐसा सोचना, ये बहुत जघन्य अपराध था। और कई बार तो ऐसे अपराध के लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान था। राजद्रोह और गोहत्या के लिए तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ व्यभिचार भी बहुत निंदनीय अपराध था। इसके लिए कठोर दंड दिया जाता था। व्यभिचारी को दंड देते समय उसकी जाति को ध्यान में रखा जाता था। व्यभिचारी की उच्च जाति की होने की स्थिति में व्यभिचारी को आर्थिक दंड देते थे। मान लीजिए कोई उच्च जाति का है तो उसे आर्थिक दंड दे दिया। लेकिन अगर व्यभिचारी निम्न जाति का है और उसने उच्च जाति की महिला से कुछ व्यभिचार किया है, कुछ कुकर्म किया है, तो उसे मृत्युदंड देने का प्रावधान था। अगर निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति के साथ में, महिला के साथ में कुछ गलत करता है, कुछ ऐसा करता था, कुछ व्यभिचार करता था, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसे मृत्युदंड दिया जाता था। तो सामान्यतः मृत्युदंड 3 अवस्थाओं में देते थे। राजद्रोह किसी ने किया है तब उसे दिया जाता था, या फिर गोहत्या करी है तब, या फिर कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, उसने जो है कोई व्यभिचार करा है, महिला के साथ गलत तरीके से कुछ छेड़छाड़ या यौन शोषण का प्रयास किया है, तब भी जो है वो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। ज्यादातर मामलों में अर्थदंड लगाया जाता था, और जो कि कुछ मामलों में बहुत ज्यादा होता था और कुछ मामलों में कम होता था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये थी इनकी न्याय व्यवस्था। अगली बात करते हैं हम लोग, इनके आय के स्रोत क्या थे। देखिए, वो तो चाहे जब आप इतनी बड़ी सेना रखेंगे और ऐसा हम प्रशासन रखेंगे तो सीधी सी बात है, ऐसी कंडीशन में तो फिर आपको आय बढ़ानी पड़ेगी, राजकोष बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो चंद राजाओं के समान परमार राजाओं ने भी बहुत सारे प्रकार के टैक्स लगाए, और जिसमें सबसे प्रमुख टैक्स जो होता था वो भूराजस्व होता था। सबसे प्रमुख टैक्स जो होता था वो भूराजस्व होता था। पूरी भूमि का जो मालिक होता था, स्वामी होता था, वो राजा होता था, और कई बार राजा को भूमि दान देने का अधिकार था। वो बहादुर और वीर सैनिकों को भूमि दान में देता था, जिसे रोत कहते थे। कई बार सैनिकों को जागीर दी जाती थी। इसके अलावा कुछ विद्वानों वगैरह को भूमि दी जाती थी, जिसे संकल्प कहते थे। तो इस प्रकार से भूमि दान में भी दी जाती थी। पवार राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कृषि से प्राप्त भूराजस्व था। राजा समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। वह किसी भी व्यक्ति को भूमि दान में दे सकता था। भूमि रोत, जागीर या संकल्प के रूप में दान दी जाती थी। रोत उस भूमि को कहा जाता था जो सैनिकों को युद्ध में वीरता व साहस दिखाने के लिए दी जाती थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, और मुझे लगता है ये शब्द इतनी बार आ गया कि अब शायद आपको याद हो गया होगा। रोत तथा जागीर अस्थायी रूप से दिए गए भूमिदान थे, तथा राजा इन्हें कभी भी वापस ले सकता था। और संकल्प जो भूमि दी जाती थी वो स्थायी तौर पे दी जाती थी। ठीक है, खैर उतना ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भूमि अनेक थातों में बटी हुई होती थी। थात जो भूमि थी वो अनेक थातों में बटी हुई होती थी, भागों में बटी होती थी, और उस भूमि के जो वहां से टैक्स कलेक्शन करते थे उसे थातवान कहा जाता था। यह शब्द आपने चंद प्रशासन में भी सुना होगा। इसलिए जब आप परमार और चंद प्रशासन पढ़ते हैं तो उनका 70 to 80% भाग लगभग एक जैसा है और ज्यादा ही, तो ऐसे में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो यहां पर आपको 2 ये क्लासें आपके काम की होंगी। एग्जाम से पहले एक चंद प्रशासन की क्लास देख लीजिएगा और एक ये परमार प्रशासन की क्लास देख लीजिएगा। आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो भूमि अनेक थातों में विभक्त थी। प्रत्येक थातवान के अंतर्गत आता था। वह एक जमींदार के भांति था। जमींदार मतलब समझ रहे हैं आप, जो लैंड होल्डर्स थे, यानी एक जमीन का प्रमुख होता था, जमींदार की तरह। वहां से टैक्स कलेक्शन का जो भी काम वगैरह होगा वो उसकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, वो उसको करता। उसका कार्य अपनी थात का भूराजस्व एकत्रित कर राजकोष में जमा करना होता था। ठीक है, वो जमींदार की तरह जो भी एकत्र होता था उसे राजकोष में जमा करवा देता था। थातवान स्वयं भी कृषि कर सकता था तथा खाएकारों और सिरतनों द्वारा भी कृषि करवा सकता था। इन दोनों से सातवान कर लेता था। सामान्य तौर पर जो जमींदार होता था वो भूमि जिन लोगों को देता था
वो होते थे खायकर व सिरतान। खायकर ये शब्द भी चंद प्रशासन में आया था, आपने देखा होगा। वो लोग जो भूमि पर खेती उगाते थे और टैक्स देते थे, उन्हें खायकर बोलते थे। तो वो चाहता, वो मतलब होता क्या था कि जो थातवान की भूमि होती थी, उस पर जो भूमि पर जो कृषि उपज पैदा करने वाले लोग थे, वो खायकर और सिरतन होते थे। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके हम भू राजस्व के बारे में कि कैसे क्या था। भू राजस्व जिसकी सामान्यतः जो दर होती थी वो 1/3 से लेकर 1/2 होती थी। ये बहुत होता है, यानी आप ऐसे मानिएगा 33 से लेकर 50% तक दर होती थी, यानी 1/3 और 1/2। कहीं कहीं तो राजस्व का आधा और कभी कभी कहीं कहीं राजस्व का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। भू राजस्व की वसूली करने वाले मेन लोग जो होते थे प्रशासनिक अधिकारी, उसमें हम बात करते थे थोकदार हो गया, प्रधान हो गया, बूढ़ा हो गया। जो बूढ़ा होता था वो टैक्स कलेक्शन करता था भोटांतिक क्षेत्रों से। ये क्या होते थे? भोटांतिक क्षेत्र, जो तिब्बत की सीमा पर गांव होते थे। बेसिकली वहां पर टैक्स कलेक्शन का काम जो किया जाता था, राजस्व वसूली का जो अधिकारी होता था वो बूढ़ा होता था, और सामान्य गांव के स्तर पर राजस्व वसूली का काम जो होता था वो प्रधान द्वारा किया जाता था, और परगने के स्तर पर जो राजस्व वसूली का काम होता था वो थोकदार द्वारा किया जाता था। यानी थोकदार, प्रधान और बूढ़ा ये राजस्व वसूली के प्रमुख केंद्र थे। इसके अलावा जो भूमि थातवानों के कंट्रोल में होती थी, जो राजा थातवानों को देता था, वहां पर कलेक्शन की जिम्मेदारी उनकी थी। वहां पर थातवान उसको कलेक्ट करके राजस्व राजकोष में जमा कराता था। लेकिन उससे अलग जो भूमि होती थी, वहां परगने के स्तर पे जो राजस्व वसूली का प्रधान अधिकारी था वो थोकदार था। जैसे परगने के स्तर पे अगर हम आज की बात करें तो जो आपका एसडीएम होता है, ठीक है, जो तहसील का प्रमुख तहसीलदार हो गया, उससे ऊपर जो हो गया वो आपका एसडीएम हो गया। तो परगने के स्तर पर अगर हम बात करें तो जो वो ओहदा है राजस्व का प्रमुख, तो वो यहां पर कौन था? आपका थोकदार था। और गांव के स्तर पर प्रधान, और जो तिब्बत सीमा पर होते थे गांव, वहां से जो राजस्व वसूली के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था वो था बूढ़ा। ये एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। तो थोकदार परगनों से भू राजस्व एकत्रित करते थे, प्रधान गांव से वसूली करते थे, और भोटांतिक भू राजस्व वसूली करने का अधिकारी कौन होता था जी? बूढ़ा होता था। एक बात ध्यान रखिएगा। और जो भी भू राजस्व के दस्तावेज होते थे, उनके सब कुछ होते था, डाटा होता था, वो सब सचिवालय में रखा जाता था, जिसका प्रमुख कौन होता था? दफ्तरी होता था। दफ्तरी, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। और भू राजस्व की जो दर थी वो मैंने आपको बताया 1/3 से लेकर के 1/2 थी। सामान्यतः ऐसे देखा जाता था, जहां पर भूमि ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, कम उत्पादन होता था, वहां पे 1/3 लेते थे। जहां की भूमि उपजाऊ होती थी, बहुत ज्यादा उत्पादन है, वहां 1/2 लेते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो हमें परमार वंश में देखी जाती है, परमार सत्ता के दौरान देखी जाती है। राज्य में कुछ आय के अन्य राजस्व कर भी थे, जो अन्य कर थे, अन्य टैक्स थे, वो भी लिए जाते थे। जैसे सिरती, जिसे सिरतन भी कहते थे, चंद में भी आपने पढ़ा होगा। ये होता था बेसिकली जो नगद कर होता था, ठीक है, नगद कर यानी नगद पैसे के रूप में। और बैकर जो होता था ये फसल के रूप में लिया जाता था, यानी फसल का एक भाग लिया जाता था। एक कर होता था कटक, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ये सैन्य कर था। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे जाए। ये सिरती जो होता था वो नगद कर होता था, और जो बैकर होता था वो फसल के रूप में लिया जाता था। और एक होता था कटक टैक्स, ये सेना के रूप में ले लिया जाता था। भाई जो सेना है तो अलग से उसके खर्चे के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए टैक्स लगता था, जिसे कटक टैक्स कहते हैं। आप ये नाम याद रखिएगा, कटक सेना के नाम से। सामान्यतः जो सेना होती थी वो कटक सेना होती थी, तो उसके लिए जो टैक्स होता था वो कटक टैक्स होता था। एक होता था झूलिया। तो नदी जब पार होती थी तो परमार राजवंश में राजा के द्वारा नदियों पे पुल बनाए जाते थे, व्यवस्था बनाई जाती थी आर पार जाने के लिए। तो उस पर जो है जो टैक्स लिया जाता था वो लिया जाता था जूलिया। चंद वंश में भी आपने पढ़ा होगा जूलिया। तो जूलिया या झूलिया
ये जो है ये आपके एक ही है, ये नदी पार करने के लिए लिया जाता था। एक होता था मांगा। मांगा जो था वो इस प्रकार का, ऐसे मान लो कि ये वित्तीय आपात की स्थिति थी। जैसे वित्तीय आपात में क्या होता है कि वेतन में कटौती करी जा सकती है, तो यहां पर क्या था कि जब वित्तीय आपात की स्थिति, आर्थिक संकट की स्थिति है, तो लोगों पर एक टैक्स डाल दिया जाता था अलग से, जिसे कहते थे मांगा, कि भैया जरूरत है अब आपको देना पड़ेगा। तो ये होता था मांगा। एक टैक्स होता था सखी नेगीचारी। सखी नेगीचारी बेसिकली कुछ अधिकारियों के लिए लिया जाता था, जैसे कुछ प्रमुख अधिकारी थे, जैसे नेगी थे, तो उनके लिए लिया जाता था। उनको जो वेतन दिए जाते थे वो इसी टैक्स से दिए जाते थे। ऐसे ही एक होता था कमेणचारी और सयाणाचारी। तो ये जो परमार प्रशासन में जो कमीणे और सयाणे होते थे, बेसिकली उनको वेतन देने के लिए ये टैक्स होते थे। इनकी चर्चा मैंने आपसे चंद प्रशासन में भी करी थी, अगर आपको पता हो तो। इसके अलावा घोड़ियालो एक टैक्स होता था, जो राजा के जो घोड़े होते थे, तो उनके खाने पीने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, उनके प्रबंधन के लिए एक टैक्स लिया जाता था, जिसका नाम घोड़ियालो था। एक होता था कुकरवालो। कुकरवालो कुत्तों के लिए होता था, राजा के जो कुत्ते होते थे उनके लिए एक अलग से टैक्स होता था। और अगला होता था एक बाजनियों। ये अलग से लिया जाता था नर्तक और नर्तकियों के लिए। आप देखेंगे कि जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसमें से लगभग 80 to 90% चंद प्रशासन से मैच करते हैं, सिमिलर हैं। यानी आपको मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा नहीं, वो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये वाले आपको याद हो जाएंगे। तो बेसिकली इतने प्रकार के जो है वो टैक्स जो है वो आपके लगाए जाते थे, और इस प्रकार से ये सब चीजें रहती थी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, जो हम बात करते हैं पवार वंश के पतन के कारण। क्या कारण थे जिसके चलते पवार वंश का पतन हुआ? तो देखिए, इतिहास में जो भी राजवंश बना है उसका पतन जरूर हुआ है, एक ना एक बार होता है। कोई भी देखो, महान से महान शासक हुआ, मौर्य वंश स्थापित हुआ, पतन हो गया। गुप्त वंश स्थापित हुआ, पतन हो गया। हर्ष का काल आया, पतन हो गया, ठीक है। उसके बाद मुगल वंश, मुगल आए, पतन हो गया। अंग्रेज आए, पतन हो गया। सबका पतन होता है, लेकिन सबके पतन में कुछ बातें कॉमन होती हैं, और ये कॉमन बातें आपने याद रख ली हैं तो आप समझ जाओगे किसी भी राजवंश के पतन के क्या कारण होंगे। पतन का एक पहला कारण होता है अयोग्य शासक। आपने देखा होगा कि हर राजवंश में सब योग्य शासक नहीं होते। एकाएक योग्य शासक के बाद जब अयोग्य शासक आता है, तो जो राज सत्ता है, जो प्रशासन है, जो साम्राज्य है, वो पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो यहां भी हमने देखा कि आप देखेंगे परमार वंश में लास्ट टाइम पर कुछ हमें अयोग्य शासक देखने के लिए मिले, जिन्होंने आपस में ही अपने हितों की पूर्ति करने के लिए आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। प्रद्युमन शाह जब वहां पर जाके बैठा कुमाऊं में, तो उसने गढ़वाल को ही लुटवा दिया, वहां जोशियाणी कांड करवा दिया। तो एक तो होता है अयोग्य शासक, दूसरा होता है बाह्य आक्रमण। अब परमार सत्ता बाह्य आक्रमण से कहां बची हुई थी? कभी सिरमौर राज्य परेशान कर रहा है, कभी उत्तर से तिब्बती परेशान कर रहे हैं, कभी दीपा अभियान करना पड़ रहा है, ठीक है, कभी आपको चंदों से लड़ना पड़ रहा है, कभी मुगलिया सेना से आपको लड़ना पड़ रहा है, बहुत सारी समस्याएं। तो इससे क्या होता है, जब आप लड़ते हैं तो जनधन की हानि होती है, राजकोष खाली होता है, और आप आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, आपकी व्यवस्था जर्जर होती है, और आप पतन की ओर अग्रसर होते हैं। तो एक हो गया अयोग्य शासक, दूसरा हो गया बाह्य आक्रमण, और तीसरा हो गया आपका आंतरिक कलह, गृह युद्ध, षड्यंत्र। आप देखेंगे इतिहास में जितने राजवंशों का पतन हुआ, उसका एक कारण रहा है आंतरिक षड्यंत्र। भाई षड्यंत्र कर रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है, जो दीवान है वो षड्यंत्र कर रहे हैं, राजा को हटा दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था, तो खास करके ये कुछ 3-4 कारण आप देखोगे, और इसमें एक सबसे बड़ा कारण जो रहा वो ये रहा, गोरखाओं का आक्रमण। सामान्य तौर पर गोरखाओं ने आक्रमण कर दिया, और गृह युद्ध की स्थिति में परमार शासक गोरखाओं से नहीं जीत पाए, पराजित हो गए। पहले ही व्यवस्था जर्जर हो गई थी, राजकोष खाली हो गया था, तो इसके कारण से गोरखाओं की सत्ता स्थापित हो गई। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे गोरखा व्यवस्था, बट उससे पहले मुझे आपको करवाने हैं परमार वंश के क्वेश्चंस। तो परमार वंश के क्वेश्चंस की क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, और फिर हम आगे चर्चा करेंगे आपका, ठीक है, गोरखा पर। फिर गोरखा को हम 1-2 क्लासों में कंप्लीट करके फिर ब्रिटिश राज, और फिर मैं बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, आप तसल्ली से पढ़िए। देखिए, ये तो केवल थ्योरी है, मेन जो है वो है एमसीक्यू।
यानी क्वेश्चंस, वो हम जितने लगाएंगे हमारा स्कोर उतना ही बेहतर होगा और जो सिलेक्शन की प्रायिकता है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।